Hello, students. How are you all? I think that you all are healthy and wealthy, and I am your English educator, Jayaprakash sir, and I will teach you all the grammar's third lesson, English grammar. अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज आप लोगों को ग्रामर का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज के हम लोगों का जो ग्रामर का सेशन है वो तीसरा सेशन है। हम लोगों ने पहले सेशन में ग्रामर के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उसके बाद में दूसरे सेशन में ग्रामर कैसे कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आया, इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। इस सेशन में हम लोग ग्रामर के टोटल जितने ग्रामर के मतलब सदस्य थे उन सभी का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे ग्रामर हम लोगों के पास था, थोड़ा सा रिकैप आप लोगों को करा देते हैं। हम लोगों के पास ग्रामर था। ग्रामर बना था किससे? लैंग्वेज से। उसके बाद में फिर लैंग्वेज जो थी वो साउंड से बनी थी। फिर साउंड जो था वो 26 लेटर से बना था। इन्हीं 26 लेटर्स को हम लोगों ने अल्फाबेट नाम दिया था। और जब इन्हीं 26 लेटर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया तो दो कैटेगरियों में डिवाइड हुए थे, एक वाउल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। और जब वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक सही तरीके से मिलाया गया था तो हम लोगों के सामने एक नई यूनिट आई थी, वर्ड। उसके बाद में फिर वर्ड को जब हम लोगों ने एक सीरीज में रखा, मतलब दो चार वर्ड्स को जो हम लोगों ने एक साथ जोड़ के रखा था, तो दो नई यूनिट हम लोगों के सामने निकल के आई थी। कौन कौन सी? पहला जो था वो फ्रेज निकल के आया था, फ्रेज वाक्य खंड। और दूसरा जो हम लोगों का था वो क्लॉज निकल के आया था, है ना, उपवाक्य। ये निकल के आई थी। उसके बाद में जब हम लोगों ने उपवाक्य और फ्रेज को मिलाया था, मतलब चाहे उपवाक्य को आगे बढ़ाया था, चाहे फ्रेज को आगे, चाहे उपवाक्य और फ्रेज जब दोनों को मिलाया था, तो हम लोगों के सामने एक नई यूनिट निकल के आई थी, सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य। और सेंटेंस का जब कई ढेर सारे सेंटेंसेस को हम लोगों ने मिला दिया था तो हम लोगों के सामने फिर आया था पैराग्राफ, आया था। उसके बाद में फिर हम लोगों के सामने पैसेज आया था। उसके बाद में स्टोरी आई थी। तो इन सब का डेफिनेशन आज हम लोग बाखूबी देखेंगे, बहुत ही बेहतर ढंग से देखेंगे। सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगी। एक एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताते चलूंगा और आप लोग नोट डाउन करते चलना, ठीक है? क्योंकि जब चीजें पढ़ने के साथ साथ लिखी जाती हैं तो वो दिमाग में ज्यादा कैच होती हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास था क्या चीज? ग्रामर था। सबसे पहले क्या था? ग्रामर था। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास ग्रामर था। ग्रामर, ग्रामर की हिंदी जो हम लोगों की होती है वो व्याकरण, व्याकरण होती है, ठीक है? हम लोगों का सबसे पहले क्या था? ग्रामर था। ग्रामर की हिंदी व्याकरण होती है। अब ग्रामर की डिफिनेशन अगर हम लोग देखना चाहें, ग्रामर, ग्रामर की यदि डेफिनेशन हम लोग देखना चाहें, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, परिभाषा। यदि ग्रामर की डेफिनेशन हम लोग देखना चाहें तो ग्रामर की डेफिनेशन में हम लोग राइट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने बनाया था पहला डेफिनेशन, जब आप लोगों ने ग्रामर को तोड़ा था ग्रामेटिके में, है ना? तो उस तरह से हम लोगों का पहला डेफिनेशन जो ग्रामर का हम लोगों का बनता है वो हम लोगों का बनता है द आर्ट ऑफ something, the art of something written, the art of something written is called grammar. ग्रामर, ये
द आर्ट ऑफ समथिंग रिटेन मतलब कुछ लिखने की कला इज कॉल्ड ग्रामर, ग्रामर कहलाती है। ये हम लोगों का जो था, ये हम लोगों का जो था, ये फर्स्ट डेफिनेशन था ग्रामर का। कौन सा डेफिनेशन था? फर्स्ट डेफिनेशन था ये हम लोगों का ग्रामर का। उसके बाद में फिर हम लोगों ने सेकेंड डेफिनेशन जो था तैयार किया था हम लोगों ने। सेकेंड डेफिनेशन जो हम लोगों का था वो क्या था, देखें आप लोग। सेकेंड डेफिनेशन हम लोगों का था ग्रामर इज द नॉलेज grammar is the knowledge which through which we learn through which we learn how a language correctly and smoothly how देखिए सॉरी how a language correctly and smoothly is written, read and spoken. Written, read and spoken. इतना आप लोग चाहे बोल सकते हो। ग्रामर इज द नॉलेज थ्रू विच वी लर्न हाउ ए लैंग्वेज करेक्टली एंड स्मूथली इज रिटन, रीड एंड स्पोकन। मतलब ग्रामर इज द नॉलेज, ग्रामर इज द नॉलेज मतलब ग्रामर एक वह विद्या है, ग्रामर एक वह ज्ञान है थ्रू विच जिसके माध्यम से वी लर्न हाउ ए लैंग्वेज हम सीखते हैं कि एक भाषा कैसे करेक्टली एंड स्मूथली सही सही और शुद्ध रूप से इज रिटेन लिखी जाती है, रीड पढ़ी जाती है एंड स्पोकन और बोली जाती है। मतलब ग्रामर एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं कि एक भाषा सही सही और शुद्ध रूप से कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है और कैसे बोली जाती है। ये चीज तो ग्रामर कहलाता है। ये ग्रामर की डिफिनेशन हो गई, ठीक है। इसको आप लोग नोट करें। उसके बाद में फिर आगे की चीज हम लोग बेहतर ढंग से करते हैं। फिर आगे अगला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ग्रामर का डेफिनेशन हम लोगों का हो गया। उसके बाद में फिर हम लोगों का अगला जो ग्रामर के बाद अगली जो सीरीज आने वाली थी, जो अगला चीज आने वाला था वो क्या था? ग्रामर। ग्रामर के बाद क्या था? ग्रामर के बाद हम लोगों की थी हम ग्रामर के बाद हम लोगों के पास था लैंग्वेज। लैंग्वेज 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 की हिंदी होती है क्या? भाषा। क्या होती है? भाषा। अब भाषा की डेफिनेशन बहुत से लोग इसे डिफिनेशन बोलते हैं। डिफिनेशन नहीं, वो ये होता है, ये डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन की हिंदी बार बार तो नहीं बताया जा सकता है। परिभाषा, परिभाषा याद रखना है, डेफिनेशन की हिंदी परिभाषा होती है। अब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, और भाषा की डेफिनेशन आगे राइट करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन होती है लैंग्वेज इज अ मीडियम
Language is a medium of communication, of communication. Language is a medium of communication which through which we learn, through which learn नहीं है, सॉरी, through which we express, through which we express our emotions and understand others feelings. ये हम लोगों की डेफिनेशन तैयार हुई लैंग्वेज की। अब देखो, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन नहीं बोलना, ठीक है, कम्युनिकेशन, नी वाला जो नी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसे शायद हाफ तरह से बोला जाता है, कम्युनिकेशन ऐसे बोला जाता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। ठीक है, अर्थात बोला जा सकता है लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब भाषा, कह रहा कि भाषा, लैंग्वेज इज अ मीडियम मतलब भाषा एक ऐसा माध्यम है, या भाषा एक ऐसा माध्यम है ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने की, मतलब भाषा बातचीत करने की एक ऐसा माध्यम है थ्रू व्हिच, जिसके माध्यम से वी एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं आवर इमोशंस, अपने भावनाओं को, मतलब भाषा, कह रहा बातचीत करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं एंड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, और दूसरों के भावनाओं को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझते हैं। ये क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर अगले डेफिनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक हो टाइम, चलिए अगले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करना और उसके बाद में फिर डेफिनेशन अच्छी तरह से नोट कर लेना। हाँ, और कॉपी में आप लोगों का ये डेफिनेशन जो है नोट जरूर होना चाहिए। आप लोग सिर्फ ये नहीं कहना कि पढ़ते चले और लेजी आ जाए आप लोगों को, बाद में बोले नोट कर लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं बाबू, आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते चलें और नोट करते चले चीज़ों को। तो हम लोगों का लैंग्वेज का डेफिनेशन हो गया और ग्रामर का डेफिनेशन हो गया। अगला जो हम लोगों का यूनिट था वो था साउंड। तीसरा जो यूनिट था वो क्या था? तीसरा यूनिट हम लोगों के पास जो था वो क्या था? साउंड था। तीसरा यूनिट हम लोगों के पास क्या था? तीसरी जो हम लोगों के पास यूनिट थी वो साउंड थी। साउंड, साउंड मतलब ध्वनि, ध्वनि, साउंड मतलब ध्वनि। इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसके बारे में दो डेफिनेशंस बताए गए थे। सबसे पहला डेफिनेशन जो हम लोगों का होगा, सबसे पहला डेफिनेशन जो हम लोगों का होगा तो साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी
which makes here in our ears, मतलब साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब आवाज एक प्रकार की ऊर्जा होती है, which makes hear, जो सुनाई देती है, इन आवर ईयर्स, हमारे कानों में। मतलब साउंड एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे कानों में सुनाई देती है। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन यहीं पर आप लोगों का राइट किया गया था। दूसरा डेफिनेशन जो था आप लोगों का, सेकेंड डेफिनेशन, वो था साउंड इज a sensation that is felt यहाँ थ्रू आवर ईयर्स। ये भी डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हो। साउंड इज अ सेंसेशन, मतलब साउंड एक प्रतिध्वनि होती है, एक आवाज होती है, दैट इज फेल्ट, जो महसूस की जाती है, थ्रू आवर ईयर्स, हमारे कानों के द्वारा। ये दोनों डेफिनेशंस आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ। अगला डेफिनेशन हम लोगों का क्या होगा, चलिए देखिए। आप लोगों ने तो पढ़ने में अपनी एनर्जी तो दिखाई ही है, उसी के साथ हम भी अपना पूरा एनर्जी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। चलिए अगले डेफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का 3 डेफिनेशन हो चुका है, 3 डेफिनेशन हम लोगों के हो चुके हैं। पहला हम लोगों का ग्रामर हुआ, दूसरा हम लोगों का लैंग्वेज हुआ, और तीसरा हम लोगों का साउंड हो गया। उसके बाद में फिर अगला यूनिट जो हम लोगों का आया था वो 26 लेटर्स थे। कितने? 26 लेटर्स, 26 लेटर्स थे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब इन लेटर्स की बात की जा रही है, लेटर का डेफिनेशन, यानी कि किसका डेफिनेशन हम लोगों को राइट करना है? डेफिनेशन ऑफ लेटर, डेफिनेशन ऑफ लेटर, डेफिनेशन ऑफ लेटर। अब लेटर का डेफिनेशन देखो क्या होता है। तो लेटर का डेफिनेशन होता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट letter is the smallest unit, letter is the smallest unit of the sentence, letter is the smallest unit of the sentence, मतलब letter is the smallest unit, मतलब अक्षर सबसे छोटी, अक्षर सबसे छोटी
इकाई है किसकी, ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की। मतलब अक्षर वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मान लीजिए एज के रूप में अगर आप लोग देखना चाहे तो हम लोग के सामने एक सेंटेंस है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कामा अगर इनमें लगा रहे हैं तो ये सब आप लोगों के सामने वर्ड आ रहा है, अर्थात सेंटेंस का एक यूनिट वर्ड भी होता है, ठीक है, वर्ड 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 वर्ड। लेकिन आप लोगों का देखो इन वर्ड्स में लेटर छुपे हुए हैं, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर, ये भी लेटर है ना, सब लेटर्स हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई, लेटर ही तो हुआ सेंटेंस का सबसे छोटा इकाई। इसीलिए यहाँ पर ये डेफिनेशन बना है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आप लोग इसे राइट करें, उसके बाद फिर अगला डेफिनेशन हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए अब आप लोग देखें अगला डेफिनेशन क्या है। सारे डेफिनेशंस जान लेने के बाद फिर अगली यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग, इन 26 लेटर्स को हम लोगों ने जब एक करेक्ट मेथड में सही सीरीज में मिलाया था तो हम लोगों के सामने एक नया नाम आया था। ठीक है, एक नया नाम आया था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि इसकी हिंदी हम लोगों ने बनाई थी वर्ड माला, वर्ड माला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है ऑल द लेटर्स टू कीप in a right order या वे कर लो, right way we use a method, we use method नहीं, sorry, we use a kind of system it is called alphabet. Sorry, ये all the letters to keep in a right way we use a kind of system is called alphabet। मतलब सभी कह रहा कि all the letters to keep in a right way, मतलब सभी अक्षरों को एक सही तरीके से रखने के लिए वी यूज ए काइंड ऑफ सिस्टम, हम एक प्रकार की प्रणाली का, एक प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इट इज कॉल्ड अल्फाबेट, यह वर्णमाला कहलाती है।
नोट करें, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब जैसे कि अगर देखना चाहो, जैसे हमारा ABCD एक क्रम में रखा गया, अगर इसको हम BZPQD कर देंगे तो सब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। लेकिन इनको सही सीरीज में सही वे में रखने के लिए जिस मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। ठीक है, राइट करें इसको, उसके बाद में फिर आगे की चीज़ें बताते हैं। अगला डेफिनेशन देखें। अगला डेफिनेशन हम लोगों का क्या आता है? ये जो हम लोगों के 26 लेटर्स है, जो अल्फ़ाबेट है, इनकी दो कैटेगरी होती हैं, है ना, डिवाइड करके बताया गया था। इसके पास दो कैटेगरीज कौन कौन आती हैं? हम लोगों के पास था, लेटर्स थे, लेटर लेटर हम लोगों के पास था, लेटर्स लेटर्स हम लोगों के पास थे। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड हम लोगों ने किया था। पहला हम लोगों का जो था वो वाउल्स वाउल्स था, और जो दूसरा हम लोगों का कैटेगरी था वो क्या था? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट था। तो इन दोनों के डेफिनेशंस को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक के डेफिनेशन को, वाउल्स टोटल कितने थे? 5 थे। A E I O U, इन इनको AEIOU को छोड़ दो ABCD में से, बाकी जितने सब बच रहे हैं वो सब किस में आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वाउल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग कॉन्सोनेंट्स का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वाउल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर कॉन्सोनेंट्स का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास वाउल्स है, वाउल्स हम लोगों के पास है। हाँ, वाउल्स का डेफिनेशन हम लोगों को देखना है। वाउल्स मतलब स्वर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वाउल्स मीन्स स्वर। अब इसका डेफिनेशन हम लोगों को देखना है। भाई आप लोग कमेंट तो करते रहिए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बेहतर लग रहा है, नहीं बेहतर लग रहा है। अगर कोई भी टीचर अपनी कमियों को नहीं जानेगा तो वो बेस्ट परफॉर्म नहीं करने की कोशिश करेगा। जो चीज़ें उसको समझ में आ रही है बस वही चीज़ें बताता जाएगा। लेकिन यदि कमियां सामने आती जाएंगी तो शायद वो बेहतर करने की कोशिश करे और प्रयास करेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज़ को आप लोग शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो डेफिनेशन ऑफ वाउल्स, सबसे पहले वाउल्स का डेफिनेशन देखें। द लेटर्स दैट या द लेटर्स which we can speak, the letters which we can speak without help of other letters are called vowels. The letters which we can speak without help of other letters are called vowels. कह रहा कि the letters which we can speak, कह रहा कि वह अक्षर जिन्हें हम बिना, ठीक है, बिना दूसरे
अक्षरों के मदद के बोल सकते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो लेटर? वॉल्स कहलाते हैं। मतलब कह रहा है कि ऐसे अक्षर, ऐसे लेटर जिन्हें हम बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद के बोल सकते हैं, वो वॉल्स कहलाते हैं, लेटर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहीं पर आप लोग सेकेंड डेफिनेशन इसका जो था आप लोगों का, वॉल्स के बाद कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन आप लोग देख लें। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। व्यंजन क्या होती है? व्यंजन। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन क्या होगा? द लेटर्स which we can not, the letters which we cannot speak without help of other letters are called consonants. Are called consonant. The letter which we cannot speak without help of other letters are called consonant. मतलब कह रहा है कि the letters मतलब वह अक्षर which जिन्हें we cannot speak हम नहीं बोल सकते विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर्स बिना दूसरे अक्षरों के मदद के आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं। मतलब वह अक्षर जिन्हें हम बिना किसी दूसरे अक्षर के मदद के नहीं बोल सकते वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब जैसे आप लोगों का वाउल्स था, इसमें 5 लोग होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए को बोलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट ए को ए ही बोला जा रहा है। ए, आई को आई, ओ को डायरेक्ट ओ, है ना, यू को डायरेक्ट यू बोला जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर व्यंजन की बात करें तो आप लोगों को बोलना पड़े, जैसे मान लो, जैसे बोलना पड़े आप लोगों को बी, तो बी को बोलने के लिए ई आ रहा है ना, बी ई आ रहा है ना, तो ई हम लोगों का जो होता है आई से बनता है या डबल ई से बनता है, तो हम लोगों का है ना आई और ई, ये दोनों जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, इसीलिए इनको दूसरे अक्षर की जरूरत पड़ रही है। सी, तो सी ये सा ये जो है ये सी में ई की मात्रा आ रही है, इसलिए आप लोगों का इनको बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट ऐसे लेटर होते हैं जिनको किसी दूसरे अक्षर की मदद कर पड़ती है बोलने के लिए। ठीक है, इन डेफिनेशंस को नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीजें आप लोगों को समझाई जाए। चलिए ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रामर का डेफिनेशन, उसके बाद लैंग्वेज का, उसके बाद में फिर साउंड का हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद में फिर लेटर्स का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद में फिर अल्फाबेट का डेफिनेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने वाउल्स का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद में कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब वाउल्स और कॉन्सोनेंट को जो हम लोगों ने मिलाया था तो एक नई यूनिट आई थी, मीनिंगफुल तरीके से मिलाई थी, तो एक नई यूनिट आई थी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, क्या नाम दिए थे हम लोग? एक नई यूनिट हम लोगों के सामने आई थी
जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? अरे भाई अब तो बोल लो, क्या नाम दिया था हम लोगों ने? वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। क्या नाम दिया था हम लोगों ने? शब्द। अब यहां पर हम लोगों को डेफिनेशन राइट करना है। डेफिनेशन। डेफिनेशन हम लोगों को राइट करना है वर्ड का। तो डेफिनेशन वर्ड का होता है वर्ड इज a meaningful unit. Word is a meaningful unit of the letters. Word is a meaningful unit of the letters. मतलब word is a meaningful unit, मतलब शब्द एक एक अर्थपूर्ण इकाई है। शब्द एक अर्थपूर्ण इकाई है। किसका? ऑफ द लेटर्स, मतलब अक्षरों की। मतलब जो शब्द होता है वो अक्षरों की एक अर्थपूर्ण इकाई होती है। अब जैसे हमने बताया था, अगर कोई चीज राइट कर दिया, जैसे एक अक्षर मान लो हमने लिया ई और एक अक्षर हमने मान लो ले लिया पी और एक एन, कुछ मतलब निकल रहा हो जी तो बताओ। नहीं निकल रहा है ना। लेकिन अगर इनको मीनिंगफुल यूनिट में रखा जाए जैसे, तो आप लोग का बनेगा PEN बनेगा। अब इसका मीनिंगफुल यूनिट है ये, मीनिंगफुल। अब इसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये आप लोगों का वर्ड हो गया। जैसे मान लो आप लोगों ने राइट कर दिया NGU, कुछ नहीं मतलब निकल रहा है, लेकिन इसी को अगर राइट कर दिए GUN, मतलब निकलने लगा, ये लेटर कहलाएगा। लेटर कहलाएगा, ओ सॉरी लेटर नहीं, सॉरी सॉरी, वर्ड कहलाएगा। ये वर्ड आप लोगों का हो गया। ये भी वर्ड नहीं है, ये भी वर्ड नहीं है, ये भी वर्ड है आप लोगों का, ये भी वर्ड है। मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आगे की चीजों को बताई जाए। थोड़ा आप लोग भी बोलते रहिए भाई, मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए फिर आगे, वर्ड हम लोगों का हो गया। अब जब कुछ वर्ड्स को हम लोगों ने एक साथ रखा था, तो एक नई कैटेगरी आई थी जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? जब वर्ड को हम लोगों ने एक साथ मिलाया था, तो नई कैटेगरियां कुछ आई थी, मतलब दो कैटेगरी आई थी पहले। उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? एक को हम लोगों ने नाम दिया था फ्रेज, और एक को नाम दिया था हम लोगों ने क्लॉज। एक को नाम दिया था फ्रेज, यानी कि जब वर्ड को हम लोगों ने जब वर्ड को जब हम लोगों ने एक साथ मिलाया था कुछ वर्ड्स को, तो हमारे पास दो यूनिट आई थी, है ना। हमारे पास दो यूनिट आई थी। कितनी यूनिट्स आई थी? दो यूनिट्स आई थी। पहला यूनिट जो हम लोगों के पास था, उसको हम लोगों ने नाम दिया था फ्रेज। फ्रेज, इसकी हिंदी हम लोगों ने बनाई थी वाक्य खंड। वाक्य खंड बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है। ये वाह है भाई, हिंदी थोड़ा देखना। वाक्य खंड हम लोगों ने बनाया था। तो इस फ्रेज का डेफिनेशन क्या होगा? इस फ्रेज का डेफिनेशन हम लोगों को राइट करना है। फ्रेज का डेफिनेशन राइट करना है हम लोगों को।
चलिए देखिए फ्रेज का डेफिनेशन क्या होता है। फ्रेज phrase is no combination of subject and verb। मतलब जो वाक्य खंड होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, या फिर एक डेफिनेशन आप लोग इस तरह से भी तैयार कर सकते हो फ्रेज का। ये भी पहला डेफिनेशन हुआ। सेकेंड डेफिनेशन आप लोग ऐसे बना सकते हो। फ्रेज मेक्स sense but not complete and no combination of subject and verb। ये भी हो सकता है, ज्यादा बेहतर। ठीक है, फ्रेज इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब फ्रेज जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और दूसरा डेफिनेशन आप लोग इस तरह से बोल सकते हो, बेहतर तो ये होगा, फ्रेज मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट एंड नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब फ्रेज सेंस तो बनाता है, अर्थ तो देता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता, और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग के पास हो सकता है एज के रूप में, अगर मानना चाहें हम लोग, एज मान लो हम लोगों के पास ऐसे लिख दिया, हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मेज पर कुछ अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन पूरा नहीं निकल रहा है, मेज पर क्या है। ठीक है, दूसरा जैसे हम लोगों ने मान लो, दूसरा हम लोगों ने मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, जैसे इन द कार। इन द कार, कार में, पता चल रहा है कि कार में, लेकिन क्या कार में, कैसे कार में, नहीं पता चल रहा है। सेंस दे रहा है, अर्थ निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो ये फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज। ठीक है, इन डेफिनेशंस को नोट करो, उसके बाद में फिर आगे की बातें बताई जाए। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने वर्ड के पहले भाग फ्रेज का डेफिनेशन जान लिया। अब आता है वर्ड का सेकेंड भाग, जिसको आप लोगों ने नाम दिया था, हम लोगों ने नाम दिया था क्लॉज। सेंटेंस बनाया जाए। देखो, आप लोगों का फ्रेज हो गया,
और वर्ड का दूसरा भाग जो है, वर्ड का दूसरा पार्ट जो बी पार्ट है वो है क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग राइट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन हो सकता है, इसका डेफिनेशन होगा क्लॉज इज आ, सॉरी थोड़ा इसको ग्लैमर दिया जाए, इसका डेफिनेशन होगा क्लॉज इज a clause is the combination, clause is the clause is the combination of subject and verb. Clause is the combination of subject and verb. मतलब उपवाक्य जो होता है वो सब्जेक्ट तथा वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल इसमें होता ही होता है। अगर क्लॉज है तो आपके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब जरूर पाई जाएगी। यदि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है। एज जैसे अभी हम लोग राइट कर रहे थे ना, एज के रूप में हम लोगों ने राइट किया था ऑन द टेबल। टेबल इसमें ना ही सब्जेक्ट था ना ही वर्ब था। लेकिन अगर इसको ऐसे बोलना हो, द बुक इज, द बुक इज ऑन द टेबल। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई। द बुक इज ऑन द टेबल मतलब किताब जो है वो टेबल पर है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। ऐसे कोई और, जैसे इन द कार, ऐसा था लेकिन अर्थ पूरा नहीं निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग राइट कर दिए द गर्ल इज इन द कार। अब अर्थ निकल गया कि अरे भाई लड़की जो है वो कार में है ना। तो इसीलिए बोला गया क्लॉज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगला अगला यूनिट हम लोगों का क्या है, क्लॉज हो गया और फ्रेज हो गया। क्लॉजेज और फ्रेजेस को जो हम लोगों ने मिलाया था तो एक नई यूनिट हम लोगों के सामने आई थी। वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था, वो था सेंटेंस। क्या था, सेंटेंस। सेंटेंस था। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, सबको पता है, वाक्य, ठीक है। अब सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस का डेफिनेशन सेंटेंस का डेफिनेशन होता है
A group of words which makes a group of words which makes a complete sense is called sentence. A group of words, शब्दों का एक समूह, which makes complete sense, जो पूर्ण अर्थ देता है, जो एक पूर्ण अर्थ देता है, is called sentence, वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये पूरा अर्थ देगा। जैसे ही इज ए बॉय लिखना चाहें आई एम ईटिंग आ मैंगो, पूरा अर्थ निकल रहा है, मैं एक आम खा रहा हूं। दूसरा आई हैव आ पेन, मेरे पास एक कलम है, पूरा अर्थ निकल रहा है। तो ये सब सेंटेंसेज कहे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रेज क्लाउज भी कहा जा सकता है, सेंटेंस भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर एक सेंटेंस क्लॉज में बदल सकता है, लेकिन हर एक सेंटेंस क्लॉज में बदल सकता है, लेकिन हर एक क्लॉज सेंटेंस में नहीं बदल सकता है। चलिए फिर आगे की चीजें देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दें, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको बारीकी से आप लोगों को समझना होगा, और बारीकी से समझने के लिए आप लोगों को इत्मीनान से बैठना होगा, और इत्मीनान से बैठने के लिए आप लोगों के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोगों के पास होता नहीं है ना। आप लोग बहुत बिजी लोग होते हो, इसीलिए आप लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं होता है। आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ दिया तो आप लोगों को जरूर कुछ अच्छी चीज मिली होगी, है ना, जो आप लोगों के आगे के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि यदि ज्यादा समय हो रहा है तो इसी पर वीडियो को समाप्त कर दिया जाए, और फिर आगे की जो चीजें हैं, इसी सेंटेंस की आगे की जो चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, उन चीज़ों को अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे लेवल पर समझाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।